हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे अपनी राज्य व्यवस्था पॉलिटिकल साइंस। इसमें एक अगला टॉपिक आता है, इससे आगे मौलिक अधिकार। तो जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या चीज है और हमारी लाइफ से इसका क्या महत्व है। लाइफ से तो देखो इसका हमारा बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये इसको हम पढ़ेंगे और ये हमारे एग्जाम में आएगा तो हमारी जॉब लगेगी, तो हमारा तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है इससे। तो देखेंगे मौलिक अधिकार क्या चीज है। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बताने की कोशिश करूं। इससे पहले हम पढ़ चुके थे नागरिकता, तो वो थी भाग 2 में। अब मौलिक अधिकार की अगर मैं बात करता हूं तो संविधान के पार्ट नंबर 3 में इनका वर्णन किया जाता है। जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकार के लिए जाने जाते हैं। अगर मैं आर्टिकल संख्या याद करूं, आर्टिकल संख्या की बात करूं तो 12 से 35 तक जितने भी आर्टिकल आते हैं वो सभी मौलिक अधिकार की बात करते हैं, ठीक है। और एक सिंपल सी बात है कि इस पार्ट नंबर 3 को संविधान का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? संविधान का अधिकार पत्र, ठीक है। और इस अधिकार पत्र को क्या बोलते हैं? जो मैग्ना कार्टा बोलते हैं ना हम लोग, मैग्ना कार्टा। पार्ट 3 को हम किसके नाम से भी जानते हैं? संविधान का अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा। हमको बात करनी है एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट आउट के विषय में, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी पूरी रहती है। हम उस चीज पर डिस्कशन करेंगे। अब मानो मौलिक अधिकार थे, तो सबसे पहले हमने एक बात जानी इस मौलिक अधिकार में कि भैया मौलिक अधिकार जो है, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बन सकता है कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कहां से लिए गए थे, ठीक है। तो हमने कहां से लिए थे? हमने लिए थे भैया अमेरिका के संविधान से। कहां से लिए थे हमने भैया? हमने लिए थे अमेरिका से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए थे? तो अमेरिका से। इतनी बात करता हूं। आगे वो पूछने की कोशिश करेगा कि मौलिक अधिकार कितने से कितने आर्टिकल के बीच में आते हैं? तो 12 से 35 के बीच में आते हैं। अगर तीसरा क्वेश्चन बनता है तो ये बनेगा कि मौलिक अधिकार कितने नंबर भाग में आते हैं? तो पार्ट नंबर 3 में आते हैं। और चौथा नंबर क्वेश्चन ये बनेगा कि मौलिक अधिकार को क्या भी कहते हैं हम? तो भी मैग्ना कार्टा कहते हैं, संविधान का अधिकार पत्र कहते हैं। तो 4 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार की स्टार्टिंग से जो 4 क्वेश्चन बनते हैं पूरे यही बनते हैं। अब आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि मौलिक अधिकार को थोड़ा सा समझेंगे कि मौलिक अधिकार जो है ये है क्या चीज है, मतलब क्या है ये मौलिक अधिकार। हम तो नहीं समझ पा रहे इसको नाम से, अगर जानने की कोशिश भी हम करते हैं तो देखो, हम अगर आपको ध्यान हो, आपने पढ़ा हो तो 1931 की बात मैं करता हूं। अगर 1931 की देखो, 1931 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कराची में, ठीक है। अब ये कराची वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। 1931 में कराची में एक अधिवेशन हुआ था जिसको हम जानते हैं कांग्रेस अधिवेशन के नाम से। कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है भैया। कहीं कहीं इसको यही बोलते हैं कराची अधिवेशन। अब मैं सिंगल इस बात को एक पॉइंट से जोड़ने की कोशिश करूंगा कि उस टाइम पर इसके अध्यक्ष कौन थे। तो उस टाइम पर जब ये कराची में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस टाइम पर ये कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो यहां पर मांग की गई थी भैया मौलिक अधिकार। कांग्रेस अधिवेशन में 1931 में कराची में जो हुआ था अधिवेशन, वहां पर मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। और उस टाइम पर हमारे पीएम जवाहरलाल नेहरू,
जवाहरलाल नेहरू द्वारा इनको पेश किया गया था, इनके प्रारूप को तैयार किया गया था। तो क्वेश्चन अगर यहाँ से यही बनेगा कि मौलिक अधिकार के प्रारूप को किसके द्वारा पेश किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, तो कराची अधिवेशन या कांग्रेस अधिवेशन 1931। स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन बनेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर या तो 6 क्वेश्चन यही बनेंगे जो आपको हमने डिस्कस कर चुके, और अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे तो वो बनेंगे भैया आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो पहले तो आप यही समझ लो कि जी सर जी ये होगा क्या। अब इनमें मैं पहले की बात करता हूं तो देखो, पहला पड़ता है मेरा समता, पहला पड़ता है भैया मेरा समता या समानता का अधिकार। बोल दूंगा, लिखनी पड़ेगा ये सब चीज, किताब में सब लिखा हुआ है वैसे। अगर मैं सेकंड की बात करता हूं, पहला हमारा समता या समानता का अधिकार, सेकंड है मेरा भैया स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। ये बात करता है आर्टिकल 14 से 18 की, ये बात करता है आर्टिकल 19 से 21 तक की। नंबर तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा भैया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये बात करता है 23 से 24 के विषय में होंगे। ठीक, और चौथा है हमारा भैया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये बात करता है भैया आर्टिकल 25 से और आपका 28 के बीच की जो बात है। और नंबर 5 पड़ता है आपका संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार ये बात करता है 29 से 30 की। और नंबर 6 पड़ता है भैया तुम्हारा समता, समानता, स्वतंत्रता, शोषण विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये बात करता है आपका आर्टिकल 32 की। अब मैं आपको एक बात बतानी भूल गया कि जो हमारा मूल संविधान था भैया, क्या था, जो हमारा मूल संविधान था उसमें जो मौलिक अधिकार थे वो थे 7। मूल संविधान में बात करता हूं, मूल संविधान में। लेकिन वर्तमान संविधान में ओनली 6 हैं। तो भाई एक कैसे कम हो गया, देखो एक ऐसे कम हो गया, एक था यहाँ 31 नहीं आया ना, तो एक था तुम्हारा संपत्ति का अधिकार। क्या था, संपत्ति का अधिकार था भैया। जो तुम्हारा संपत्ति का अधिकार था वो किस किस में आता है, वो था 19E और आर्टिकल 31 से। यहां से वो चीज हटा दी गई है और हटाकर कहां जोड़ दी गई है, वो बन गया कानूनी अधिकार। क्या बन गया, कानूनी अधिकार। ठीक है, अब देखो और डिटेल समझ लो, इसकी मुझे ध्यान आ रही है तो अगर बता ही देता हूं कि ये मूल संविधान था, उसमें तुम्हारे जो मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स, उनकी संख्या 7 थी। वर्तमान में ये 6 हैं। एक कहां गया भाई,
एक था तुम्हारा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये दो जगह बात करता है, आर्टिकल 31 और 19F में बात करता है, ई में बात नहीं करता, 19F की बात करता है। आर्टिकल 31 और 19F। यहां से ये चीज हटा दी गई, कब हटाई? 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां 1978 में, 1978 में यहां से ये चीज हटा दी गई और ये बन गया क्या? कानूनी अधिकार, कानूनी लॉ बन गया आर्टिकल 300A में। इसको क्या मान लिएगा भैया? यहां से हटाकर ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, अब तुम इस बात को समझ रहे हो कि संपत्ति का अधिकार क्या होता है। अगर मानो मेरे पापा के पास 10 बीघे जमीन है, मतलब 10 लाख की कोई प्रॉपर्टी है, तो हम अपने पापा के 4 बेटे हैं, 2 लड़के 2 लड़की, तो इसमें जो 2 सही 1/2 मतलब 2.5 बीघे का जो हिस्सेदारी है वो हम चारों की होगी। ये नहीं अगर मेरी सिस्टर चाहें तो बाई कोर्ट अपनी जो मेरे पापा की जो वो है प्रॉपर्टी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। यही चीज संपत्ति का अधिकार को बताती है, लेकिन अब ये चीज खत्म कर दी गई है, लेकिन फिलहाल लागू होती है और इसको 301 में कानूनी अधिकार मान लिया गया। संपत्ति ये मौलिक अधिकार नहीं है हमारे, ये कानूनी अधिकार है। अगर वो लोग चाहे तो वो ले सकता है भाई, समान प्रॉपर्टी है उसमें उसका हिस्सा है, उस चीज को ले सकता है। तो ये तो था तुम्हारा इतना प्रोसेस। ठीक, जहां से मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको तुरंत लिख लिया करो। अगर मैं नहीं चाहता कि आप सभी बात लिखो, पूरा प्रोसेस लिखो, कोई जरूरी नहीं। जहां से मेन इंपोर्टेंट बात बन रही है ना उस चीज को तो नोट कर ही लिया करो थोड़ी सी लाइन में। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, पूरा लिखने में कोई फायदा नहीं है, और लिख लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जितनी बार लिखोगे उतनी बार प्रैक्टिस होगी। शॉर्ट में चलोगे तो फिर शॉर्ट ही पल्ले पड़ता भैया। अब आर्टिकल की बात करूं, पहले जो मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार, तो ये 14, 15, 16, 17 और 18 के बीच की बात करता है। तो ये क्या है? ये है भैया मेरे आर्टिकल। अब हम इनको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसमें मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा, जो नहीं है तो उसको शॉर्ट में बता देंगे, लेकिन समझना हमको सभी को पड़ जाएगा। और एक बार वन लाइनर हम इनको देख लेंगे तो शायद एग्जाम में आ जाए, छूटे ना। क्योंकि मेरा मानना है कि मोस्ट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट वो है जो सिलेबस में तो है लेकिन हमसे नहीं आती है। हम मानो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में बैठने वाले हैं, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कंप्यूटर 10 नंबर का है। इस बार एसएससी का एग्जाम कंडक्ट कराएगी, उन्होंने कहा था कि हम इस बार रीजनिंग को कम कर 10 नंबर का कंप्यूटर ऐड कर रहे हैं, और कंप्यूटर हमसे नहीं आता। तो कंप्यूटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे रीजनिंग उसमें 22 नंबर के हमसे सारी आती है, हमको नहीं पता कितनी आएगी, लेकिन सिलेबस में वो चीज है और हमसे नहीं आ रही है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज सभी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनर सर के माइंड में क्या एक्टिविटी क्रिएट हो जाए, वो क्या क्वेश्चन रखते हैं उन्हें कोई पता नहीं है। बुक में है, सिलेबस में है, और वो चीज हमसे नहीं आ रही है तो वो इम्पोर्टेंट, ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है। पढ़ना सभी चीज को पढ़ता है और सभी को पढ़ने की कोशिश किया करो, कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता। अगर मैं आर्टिकल 14 की बात करूं तो इसमें बात की गई है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। अब ये विधि के समक्ष समानता क्या है? विधि का मतलब है कानून के समक्ष समानता। भारतीय संविधान भारतीय कानून के प्रति या उसके उत्तरदायित्व, हम सभी जितने भी भारत में रहते हैं हम सभी समान नागरिक हैं। हमको एक दृष्टि से समानता के दृष्टिकोण से देखा जाएगा। तो विधि के समक्ष सभी कैसे लोग हैं? यहाँ पर समान हैं। ठीक, आर्टिकल 15 जो कि समता समानता का अधिकार है। देखो, इनसे आप इनको पढ़ोगे और फिर इतनी बार सोच लिया करो कि आर्टिकल 14 से और 18 के बीच में समता समानता के बीच की बात की गई है। क्योंकि आप आगे जाके पढ़ोगे तो आप ना थोड़ा इनको मिक्स कर लोगे, कहोगे यार ये 14 था कि 21 था कि 20 था, तो वहां आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ सकता है। प्रॉब्लम फेस होती है, कोई बात नहीं, लेकिन जितनी बार पढ़ोगे, जितने अच्छे से पढ़ोगे, बुक से पढ़ोगे, कहीं से पढ़ो, डिटेल से पढ़ोगे,
तो ज्यादा याद रहेगा। अब मान तुमने पढ़ाई शॉर्ट है, उसको भी तुम भूल जाओगे। अगर मान लो आप किसी बुक को पढ़ रहे हो तो उसमें इसके लिए ना कम से कम 7-8 लाइन होती है, मैंने भी पढ़ी कई बार। तो मुझे 7-8 लाइन से कोई एक लाइन तो ध्यान रहेगी। अगर आप स्टार्टिंग एक लाइन पढ़ने की कोशिश करोगे तो वो तो तुम भूलोगे। इसलिए मेरा सदा से मानना ही रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, अच्छी किताब दिखाएं। आर्टिकल 14 है विधि के समझ समानता। आर्टिकल 15 जो बात करता है कि धर्म, जाति, लिंग इत्यादि, कि धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इतनी बात, इतनी समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सेकेंड में बात करूं आर्टिकल 16 की, इसमें क्या है कि लोक नियोजन, क्या है भैया, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब लोक नियोजन क्या है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी समानता अगर दी गई है तो वो सभी को मिलेगी। ठीक है, लेकिन अपवाद है, एससी एसटी को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, जनरल वाले को थोड़े कम चांस, ओबीसी वाले को थोड़े उससे ज्यादा चांस, एससी वाले को थोड़े उससे ज्यादा चांस, जो एसटी में सर उनको तो थोड़े और ज्यादा चांस। तो लेकिन ये चीज संविधान में लिखी गई है कि सभी को समान छूट दी जाएगी, लेकिन अपवाद है एससी एसटी। क्यों है कि पिछले टाइम पर ऐसा मानना है लोगों का कि उनको दबाया गया, तो लेकिन उनको थोड़ी छूट दी गई कि थोड़ा ये एवरेज में हो जाए, इनके बराबर में आ जाए, ये चीज थी और कुछ नहीं। अब 17 की बात करें हम तो 17 में अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, धार्मिक छुआछूत अगर कोई व्यक्ति करता पकड़ा गया, आर्टिकल 17 की बात कर रहा हूं, धार्मिक छुआछूत जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अगर जनरल वाला किसी ओबीसी वाले, एससी वाले से धार्मिक छुआछूत करता है तो यह दंडनीय अपराध है। इसलिए 17 की बात की गई कि अस्पृश्यता का अंत करो, ये चीज गलत है, इसको समाप्त करो। देखो ये तो बहुत इंपोर्टेंट है, इसको तो मैं बताऊंगा। 4-5 पेपरों में मैंने देखा है क्वेश्चन आर्टिकल 17, न जाने उनका ऐसा इससे क्या पर्सनल रिलेशन है, इसी को बार बार ये लोग पूछते हैं। अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17 ध्यान रखना। 18 की बात करो तो 18 में क्या कहा, उपाधियों का अंत। जितनी भी उपाधि है, नाइट हुड, सर हुड, उपाधियों का अंत। तो कोई व्यक्ति अपने नाम के पीछे कोई उपाधि नहीं लगा सकता, ये कानून में मेंशन है। लेकिन देखो विज्ञान से संबंधित जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण है, और ये खेल से जितने अवार्ड मिलते हैं ये भी इसी के अकॉर्डिंग मिलते हैं। लेकिन इसी में बात नहीं की गई है कि उपाधियों का अंत होगा। और थोड़ा सा नीचे हो, चलो निकल जाओ। ठीक है, 17 में क्या बात हुई थी, अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत होगा। लेकिन जो अवार्ड से उपाधि कुछ दी भी जाती है ना, तो वो इसी के अकॉर्डिंग दी जाती है। जैसे कि पद्म भूषण, पद्मश्री अवार्ड और भी बहुत से अवार्ड हैं, वो भी इसी के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। लेकिन इसमें कही गई थी उपाधियों का अंत। हम किसी दूसरे देश की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। मान लो इंडिया में भारत रत्न दिया जाता है, सर्वोच्च खेल सम्मान, ठीक, भारत रत्न, और तो हम किसी दूसरे देश से कोई भी ऐसा अवार्ड नहीं ले सकते, उसको अपने देश में यूज नहीं कर सकते, उस नाम को, उस सरनेम का, उस बैकग्राउंड को। चलिए, तो ये होती आर्टिकल 14 से 18 तक की बात। अब अगर हम बात करें अगले की, तो उसमें क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब देखो मैंने इस बात से अंदाजा लगाया कि 14 से 18 तक ना बिल्कुल किसी एक सेम पॉइंट पर बात की गई थी। जो आर्टिकल 14 से 18 थे उनमें बिल्कुल एक सेम पॉइंट पर बात की गई थी, समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद संख्या 14 से 18 के बीच। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद संख्या 19 से 21 के बीच। तो 19, 20 और 21। तो पहले आप 19 से पढ़ लो। 19 के बहुत से पार्ट हैं, ठीक है, 19 के पार्ट बहुत से हैं।
19 में एक ए है, बी सी डी ई एफ, इतने ही है, 6 पार्ट है 19 के। तो 19 में भैया 6 पार्ट है। तो 19 किसके लिए बात करता है? इतनी तो बात है, मैं स्वतंत्रता की बात करेगा, इतना तो हमको पता, पर किस चीज की स्वतंत्रता की बात करेगा? तो देखो, अगर 19 की बात मैं करूं तो थोड़ी सी आपको एक ट्रिक बताऊंगा मैं कि बोस संग आया गया बस व्यापार किया। बोस संग आया गया बस व्यापार किया। तो 19 ए में क्या बात करते हैं हम? 19 ए में है बोलने की स्वतंत्रता। वैसे बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। बी की मैं बात करता हूं तो मतलब हम बोल सकते हैं कहीं भी, हम एकजुट होकर सभा बना सकते हैं। तो एकजुट होने की या सभा बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता। सी की बात करता हूं कि किसी भी देश में आने से, किसी भी देश में जाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। आने जाने या बसने की या आने जाने की स्वतंत्रता, ठीक है। डी की बात करता हूं, हाँ, प्रेस की स्वतंत्रता 19 ए नहीं आती है भैया। प्रेस की स्वतंत्रता 19 ए में बोलने की स्वतंत्रता, बी में सभा बनाकर एकजुट होने की स्वतंत्रता, सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, एक यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर है तुम्हारी कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, डी में आने जाने की स्वतंत्रता, डी में। 19 ई मैंने आपको बताया था, हटा देगा यहां से। और एफ में है व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो 19 के लिए आप इस बात को ध्यान रखना कि बोस संघ आया गया बस व्यापार किया। बोलने की स्वतंत्रता 19 ए, प्रेस की स्वतंत्रता 19 ए नहीं आती है। 19 ए बोलने की स्वतंत्रता, एकजुट होकर सभा बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, और ये चीज हमने खत्म कर दी, और व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो इस पॉइंट से आपको 19 के जितने भी आर्टिकल है ये सब आपको याद हो जाएंगे, और हो भी गए होंगे। चलिए, अब अगले मैं पॉइंट की बात करता हूं। इससे जो अगला पॉइंट है आर्टिकल संख्या 20, ठीक है। अपराध संरक्षण 20, 21 बचे, 19 से 22 है ये, 19 से 22 है ना कि 21, ठीक है। 20, 21 और 22। चलो, तो जो 20 में क्या है? 20 में अपराधी के प्रति संरक्षण, अपराधी के प्रति संरक्षण, मतलब किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म कर दिया, अपराध कर दिया, आर्टिकल संख्या 20 की बात कर रहे हैं। तो इसमें एक संरक्षण होता है। कैसा संरक्षण है? कि मानो मैंने किसी में गोली मार दी, मैंने किसी का मर्डर कर दिया, और मानो मर्डर के लिए सपोज दैट 5 साल की 10 साल की सजा है। फांसी तो मर्डर के लिए है नहीं। अब इतनी बात करता हूं मैं कि मानो मैंने किसी में 15 तारीख को गोली मारी, जन्म से मारते 15 तारीख को, और 16 तारीख को ये अमेंडमेंट आ गया कि किसी ने अगर किसी में गोली मार दी
तो उसको फांसी की सजा होगी। लेकिन ये कितनी तारीख को आया है? 16 तारीख को ये चीज आई है। मैंने गोली मारी थी 15 तारीख को। तो जो भी कानून के इवेंट या जो भी लिखित में कानून की किताब में होगा 15 तारीख से पहले पहले, जब मुझसे कोई भी गलती हुई है या जब मुझसे मर्डर हुआ है, तो जो भी कानून की किताब में 15 तारीख से पहले पहले की बात होगी उसके अकॉर्डिंग मुझे सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि मैंने गोली किसी में मार दी, फिर संविधान में संशोधन हो गया और उसके लिए मर्डर की सजा हो गई तो मेरा मर्डर होगा कि मतलब मेरी फांसी होगी। तो मतलब बात यह है कि मानो मैंने कोई जुर्म कर दिया, जिस दिन किया है, जब तक जो संविधान में लिखित रूप में है ना, उसी के अकॉर्डिंग मुझे सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि मेरे कुछ करने के बाद कुछ परिवर्तन हुआ उसके बाद मुझे सजा मिले, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। और 24 घंटे में उसे जज के सामने पेश किया जाना चाहिए, और 24 घंटे में जज के सामने पेश किया जाना चाहिए अपराधी को, इतनी ही बात है। ठीक। 20 हटा। 21 की बात करूं मैं तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्राण प्यारे हैं और ये लिखित में है संविधान में कि अपने प्राण बचाने हेतु हम कुछ किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। अनुच्छेद संख्या 21 इस बात को कहती है। ठीक है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। और देखो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य सरकार निःशुल्क शिक्षा देगी, निःशुल्क शिक्षा देगी। ये भी इसी में बात की गई है। ठीक है। और देखो अपनी मर्जी से शादी करने की स्वतंत्रता, ये भी इसी में बात की गई है। ठीक है। और अब तो एक और नया इवेंट है। क्या है कि मानो मैरिड कपल भी एक दूसरे के, जो मैरिड कपल हैं, एक दूसरे की मर्जी के बिना फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकते। अगर मैरिड कपल भी है तो अगर पति ने या पत्नी ने जाकर कानून के प्रति रिपोर्ट दर्ज कर दी तो उस पर कार्रवाई होगी। ये भी अधिकार है। अब तो देख रहे हो तुम। तो भाई कानून कुछ भी कानून बना देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए बहुत ही तमीज से रहना है हिंदुस्तान में हमको। चलो कोई नहीं। 22 की मैं बात करता हूं तो वे दो कानून एवं निरोध का संरक्षण। कानून व निरोध का संरक्षण। इसमें क्या बात की गई है? इसमें यह बात की गई है कि देखो अगर हमको कोई पकड़ ले जाए, हमको कोई पुलिसकर्मी पकड़ लेता है, तो पहली बात तो जो उसको अधिकार दिए गए हैं, जो अपराधी है, जो उसका अधिकार है, वो ये पूछ सकता है कि सर आप मुझे किस जुर्म में पकड़ कर ले जा रहे हो। सीधी सी बात। मतलब पहली बात मैं करूं, ये तो बात है कि 24 घंटे में उसे जज के सामने पेश किया जाएगा। अपनी गलती पूछ सकता है वो कि आप मुझे किस सजा के लिए अरेस्ट कर रही हो। और तीसरी बात ये है, गलती पूछ सकता है, अरेस्ट कर सकते हैं 24 घंटे में, उसे हम जज के सामने पेश करेंगे। अपनी गलती पूछ सकता है। हाँ यही है, और नहीं है। और होगा तो मुझे ध्यान आएगा तो बता दूंगा। ठीक है। चलिए अब तीसरी आती है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। आर्टिकल संख्या 23 क्या कहता है? 23 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब बलात्श्रम व बेगारी। बलात्श्रम बेगारी साहब मतलब समझ लो क्या चीज है। बलात्श्रम का और बेगारी का मतलब है कि बिना पैसों के काम कराना। हम कभी भी किसी व्यक्ति को ये प्रेशर नहीं कर सकते चल मेरे घर काम कर, ये एक श्रम है।
ये एक बलात्श्रम है। हम किसी को धमकी के द्वारा ये नहीं कह सकते कि चल मेरे यहाँ काम कर, मतलब ये बलात्श्रम है, ये बेगारी है। किसी भी कमजोर वर्ग के व्यक्ति को हम प्रेशर से उस पर कोई हार्डवर्क नहीं करा सकते, भले ही वो हमारा ऋणी हो, ये चीज गलत है। 24 की मैं बात करूं कि 14 वर्ष से कम वाले बच्चों को, 14 वर्ष से कम एज वाले बच्चों को किसी भी सरकारी कारखाने ना किसी भी प्राइवेट कारखाने में हम काम नहीं करा सकते। जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है उन बच्चों से हम कोई किसी भी कारखाने में कार्य नहीं करा सकते। 23 से 24 जल्दी करना, टाइम भी। अगर मैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की बात करूं तो इनकी है 25 से 28, 25, 26, 27, 28। इसमें क्या है, धर्म के प्रति स्वतंत्रता की बात की गई है। हम मानो किसी भी रिलीजन के हैं तो अपने रिलीजन के प्रति हमको कुछ समानताएं या स्वतंत्रता मिली होगी। सीधी सीधी बात है कि धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता है, धर्म परिवर्तन की पूर्ण स्वतंत्रता। मतलब हम अपनी मर्जी से हिंदू हैं तो हम मुस्लिम धर्म ज्वाइन कर सकते हैं, मुस्लिम है सिख बन सकते हैं, ईसाई बन सकते हैं, जैनी, पारसी, कुछ भी बन सकते हैं हम। ये धर्म के प्रति स्वतंत्रता है। हम कोई भी धर्म परिवर्तन कर सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। और ये होता भी है अक्सर, को रोकता भी नहीं चीज को। धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी मर्जी से अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और 27 की मैं बात करूं, मानो मैं कोई गवर्नमेंट पेशेंट हूं, गवर्नमेंट सर्वेंट, पेशेंट नहीं, अगर मैं कोई सरकारी कर्मचारी हूं, मानो मेरी तनख्वाह 25,000 पर मंथ है, ठीक, और मुझे कुछ हालातों को चलते मुझे गवर्नमेंट में कुछ टैक्स देना पड़ता है, देना पड़ेगा भाई। लेकिन अगर मैं ये चीज मेंशन कर दूं कि मैं अपनी पूरी सैलरी किसी धार्मिक काम में, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जो भी होते हैं इनमें इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो क्या होगा, मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। बात समझ में आई? एक ही बार बताऊंगा, दो बार सुनना, वीडियो पीछे कर लो। चलो, अगर मैं 27 की बात करता हूं, क्या भैया, अगर मैं 27 की बात करता हूं तो धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता है। अपने धर्म के प्रति हम किसी को जागरूक कर सकते हैं, उसको अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। तो धार्मिक शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 की बात कर रहा है। चलिए, ये जिसकी इधर हुई। अब है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30, ठीक है। जो अनुच्छेद आपका 29 है वो किसकी बात करता है, वो करता है अल्पसंख्यक वर्गों के हित। जो छोटे ग्रुप के लोग हैं, मानो हिंदू बहुत ज्यादा हैं, ईसाई बहुत से कम हैं, तो जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं हम उनका हित करेंगे, हम उनके साथ कोई भी जुर्म नहीं करेंगे, उनके हम हेल्प करेंगे। ये चीज अनुच्छेद 29 में मेंशन है। 30 में बात करता है कि धार्मिक शिक्षा संस्थान खोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है। धार्मिक शिक्षा संस्थान चलाने की स्वतंत्रता। तो धार्मिक शिक्षा संस्थान हम चला सकते हैं। बहुत से उर्दू के मदरसे चल रहे हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय चल रहे हैं, तो ऐसे हम कोई और भी लैंग्वेज है उसको भी चला सकते हैं। हिंदी विश्वविद्यालय चल रहे हैं, तो धर्म के नाम पर कोई भी हम शिक्षा संस्थान चला सकते हैं। अनुच्छेद 30 में इस बात का वर्णन है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है इंडिया का या मानव के जीवन का जो
जिसके लिए संविधान में बातचीत ना की गई। हर पॉइंट के विषय में संविधान भारत का सबसे लिखित व बड़ा संविधान है, इसीलिए कि इसमें हर पॉइंट के विषय पर बात की गई है। लेकिन दुख इस बात का है कि इस बात को कोई मानता ही नहीं, कोई अकॉर्डिंगली काम करता है। अगर इनके अकॉर्डिंग काम हो तो कोई दिक्कत बनेगी नहीं। 30 तक पहुंचेंगे हम। 31 में हमने आपको बता दी, चीज खत्म कर दी गई है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको 300A में कानूनी अधिकार के रूप में रख लिया गया। क्या बन गया इसको मान लिया भैया कानूनी अधिकार। ठीक है, 19 FBC की बात करता था, 31 BC की बात करता था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा खत्म कर दिया गया और 301 में कानूनी अधिकार के रूप में इसको रख लिया गया। खत्म कर दिया इस चीज को। ठीक है, अब बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 32। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसके विषय में 3-4 बात बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, तुरंत नोट कर लेना। इसको भैया संविधान की आत्मा कहती है। संविधान की क्या कहते हैं इसको बोलते हैं संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा। ठीक है, तो जो 5 प्रकार की रिट हैं, क्या इनको हाई कोर्ट भी जारी कर सके? सर्वोच्च न्यायालय तो कर ही रहा है अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग। क्या उच्च न्यायालय भी इन रिटों को जारी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी, ये तो बड़ा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जिनमें पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा। इनको समझा दूंगा तुमको। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है, लिखना पड़ेगा, लिखो तुम। बंदी प्रत्यक्षीकरण बिना किसी जुर्म के हम किसी व्यक्ति को बंदी नहीं बना सकते। संविधान में इस बात के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी जुर्म किया है तो उसके लिए उसको आसानी से बंदी बना सकते हैं। परमादेश, अगर किसी देश का कोई शासक, मानो यूपी का राज्यपाल या यूपी का सीएम अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे तो हम उनके प्रति परमादेश जारी कर सकते हैं। अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा ये है कि अगर हमारी बिना गलती के हमको कोई अरेस्ट कर सकता, कर ले आए, तो हम उससे ये पूछ सकते हैं कि सर आप क्या पुलिस में ही हो? देखो काम सब होते हैं, ऐसी बात नहीं काम कुछ नहीं होता, सारे काम होते हैं, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर होते हैं। हर चीज की एक अलग मैनर्स होती है, एक अलग तमीज क्रिएट करता है। तो देखो अब ये बताइए कि अधिकार प्रच्छा में कि देखो ये बात है भैया कि अगर हमारी कोई गलती है, हमको कोई पुलिसकर्मी अरेस्ट करने आया है, तो हमारा ये अधिकार है कि हम उनसे ये पूछ सके कि क्या वो रियल में पुलिस वाले हैं, अदरवाइज नहीं। अब मानो ये तो मतलब नहीं है कि हमको संविधान ने चीज का मतलब ये दे दी संविधान में कि हम किसी से पूछ सकते हैं कि हाँ जी तुम जजी हो या कुछ वैसा ही है जुगाड़। तो ये नहीं है कि हम किसी से भी जाकर पूछ लें उस बात को, उसमें उसकी जो पर्सनल रेस्पेक्ट है वो कम होगी। वो तो मैं दिख रहा है वो जज है और तुम उससे जाकर पूछो तो जज ही है भाई कोई और है, तो थोड़ा सा उसको बुरा लगेगा। तो वहाँ हम पर भी कोई रिट जारी कर सके, ये नहीं है कि मानव के मौलिक अधिकार हैं तो हमको स्वतंत्रता दी गई है, हम इनका उल्लंघन करें। काम सब होते हैं संविधान के दायरे में रहकर। तो मैंने आपको मोस्ट बात सारी करा दी और इंशाल्लाह कुछ नहीं आता इस चीज़ में, मेरा मानना इतना है। ठीक है, सारे हमने करा दिए, दोबारा देख लेना, अच्छे से पढ़ना। और मेरा मानना है कि एक बार बुक जरूर पढ़ा करो, कहीं से भी आप पढ़ते हो। अधिकतर मुझे पता है कि ऑनलाइन पढ़ने का शौक है, फैशन है ऑनलाइन पढ़ने का, लेकिन इस फैशन को अपने लाइफ में मत क्रिएट करना, ये बहुत गंदा फैशन है, इसमें बहुत टाइम लगता है। अच्छी बुक लाई यार, बुक में हर चीज़ मेंशन रहती है और बुक से पढ़ा करो, जितना हुआ अगर बुक से स्टडी करो, क्योंकि बुक में एक पॉइंट के लिए 7 से 8 लाइन होती हैं, डिटेल होती है। मान ल्यूसेंट पढ़ोगे बहुत कम है, डीग्रेडिव पढ़ोगे और ज़्यादा है, राज्य व्यवस्था पढ़ोगे थोड़ी और ज़्यादा है। तो मानो अब मैंने किसी इसके लिए, इस पॉइंट के लिए विधि के समझ समानता की मैंने 5 लाइन पढ़ी, तो मुझे एग्जाम में को एक तो ध्यान आएगी, उस एक के अकॉर्डिंग मैं अपना पूरा काम कर सकता हूँ।
अब मानो मैंने स्टार्टिंग इंग्लैंड से किया तो मुझे उसको तो मैं भूलूंगा। कोई चीज याद नहीं रहती। कल नागरिकता पढ़ाई थी, तुमको नागरिकता पूरी याद थी, अब तुम बताओ नागरिकता क्या हो। चलो आप मुझे बता दो कि नागरिकता कितने प्रकार से ली जाती है? 5 से नाम बताओ। हाँ, जन्म से, वंश से, बस भूल गए ना। जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, भूमि अर्जन से 5 प्रकार से ली जाती है। और खत्म कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से। किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने से, स्वयं परित्याग करने से, और सरकार भी छीन सकती है। तो इन बातों को माइंड में टच रखा करो, एक्टिव रहा करो, ठीक है। आपकी जॉब लगे, सुखद जॉब की हम कामना करते हैं। सेंटर की जॉब लगे, बहुत अच्छी जॉब लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।